दोस्तों, हिंदुओं के लिए चार धाम यात्रा का कितना महत्व है ये इसी बात से पता चल जाता है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों के लिए हज, ईसाई भाइयों के लिए बैतलहम, सिख भाइयों के लिए स्वर्ण मंदिर, जैन भाइयों के लिए पावापुरी व पारसी भाइयों के लिए अटाप का महत्व है। हिंदुओं के लिए चार धाम की यात्रा मोक्ष प्राप्ति का एक सहज माध्यम है। चतुर्धामम यत्र गच्छति तत्र पापम निविद्यते, मोक्ष मार्गस्य सोपानम चार धाम यात्रा ही। चतुर्धामम यात्रा पुण्यम मोक्ष मार्गस्य साधनम, यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ च सर्वतः। यानी चार धाम की यात्रा पुण्य व मोक्ष फलदायी है। इस यात्रा के करने से जन्म जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। वैसे हमारे देश में वर्ष पर्यंत धार्मिक यात्राएं संपन्न होती रहती हैं, मगर चार धाम की यात्रा साल में केवल 6-7 महीने तक ही चलती है, और ये है उत्तराखंड की चार धाम यात्रा। इस वीडियो में हम आज इसी चार धाम यात्रा के बारे में जानेंगे। यात्रा का पूरा प्लान, खर्चा व दूसरी ज़रूरी बातें, वो सब कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलेगी जो चार धाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं। चार धाम यात्रा बेशक इतनी आसान नहीं है, ये यात्रा अत्यंत कठिन व दुर्गम यात्रा की श्रेणी में मानी जाती है, लेकिन श्रद्धालुओं का चार धाम के प्रति आध्यात्मिक भाव व श्रद्धा की वजह से ये जटिल व दुर्गम यात्रा भी सुगम, सरल व सहज हो जाती है। हर सनातनी का ये सपना होता है कि वो अपने जीवन काल में एक बार चार धाम की यात्रा जरूर करे। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए। ये निहायत ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप चार धाम की यात्रा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in पर जाकर बड़ी आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते ही हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन लेटर भी मिल जाता है। सीमित स्लॉट व दर्शनार्थियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी हो सके चार धाम यात्रा, दो धाम यात्रा या एक धाम यात्रा का अपना रजिस्ट्रेशन समय पर जरूर कर लें। इस वीडियो के अपलोड होने तक लगभग 30 लाख लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। मित्रों, वैसे तो चार धाम देश के चारों कोनों पर स्थित हैं और इन चारों धामों को चारों युगों का प्रतीक भी माना जाता है, और वो चार धाम हैं बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका व पुरी। बद्रीनाथ धाम को सतयुग, रामेश्वरम को त्रेता युग, द्वारिका को द्वापर युग व पुरी को कलयुग का प्रतीक माना गया है। लेकिन उत्तराखंड की चार धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ की यात्रा को भी चार धाम की यात्रा के नाम से जाना जाता है, और इस यात्रा को लघु चार धाम की यात्रा भी कहते हैं। और उत्तराखंड के इन चारों धामों की शुरुआत होती है हरिद्वार से। तो चलिए निकलते हैं उत्तराखंड की चार धाम यात्रा पर। सबसे पहले अपने घर से निकलते हैं हरिद्वार के लिए, जहां से चार धाम की यात्रा शुरू होनी है। बस या ट्रेन के मार्फत आप आसानी से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार में सस्ती धर्मशालाओं से लेकर डिलक्स व लग्जरी कैटेगरी की होटलें रहने के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ हरिद्वार में आकर आपको रुकना है ताकि दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर हरिद्वार से चार धाम की यात्रा शुरू कर सकें। जो श्रद्धालु चारों धामों की यात्रा केवल हेलीकॉप्टर से ही करना चाहते हैं, उन्हें हरिद्वार से 50 किलोमीटर दूर देहरादून एयरपोर्ट पहुंचना होगा। इसके लिए इन्हें एडवांस में हेलीकॉप्टर की बुकिंग करानी पड़ती है। हरिद्वार से चार धाम की यात्रा बस, निजी कार या टैक्सी कार से ही संभव है। आज की तारीख में इन चारों धामों के पास कोई रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं है, लिहाजा ट्रेन से चार धाम की यात्रा का कोई ऑप्शन नहीं है। चार धाम यात्रा में सबसे पहले यमुनोत्री धाम, फिर गंगोत्री धाम, उसके बाद केदारनाथ धाम व आखिर में बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। क्योंकि ये चारों धाम अलग अलग स्थानों पर बसे हुए हैं, लिहाजा इन चारों धामों की यात्रा पर जाने से पूर्व सही व पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो तमाम जानकारियाँ आसानी से जान पाएंगे। अपने घर से हरिद्वार आकर हरिद्वार में एक रात रुकने के बाद दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर देहरादून व मसूरी होते हुए बरकोट पहुंचना है।
यमुनोत्री जाने वाले सारे यात्री इसी जगह यानी बरकोट में रुकते हैं, क्योंकि यमुनोत्री जाने वालों के लिए यही सबसे उत्तम जगह है जहां ठहरने की उम्दा व्यवस्था है। हरिद्वार से बरकोट की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है, जो बस, कार टैक्सी या निजी कार से तय की जाती है। यात्रा के शुरुआती दिनों में होने वाली भीड़ व पहाड़ी रास्तों की वजह से ये दूरी पूरी करने में लगभग 8 घंटे का समय लग जाता है। बरकोट में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सुबह 4 बजे जल्दी उठकर बरकोट से जानकी चट्टी के लिए निकलना होता है। बरकोट से जानकी चट्टी की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। ट्रैफिक की वजह से इस 50 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लग जाता है। जानकी चट्टी पहुंचने पर 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पहले धाम यानी यमुनोत्री पहुंचते हैं। जो श्रद्धालु शारीरिक रूप से चलने फिरने या चढ़ाई पर चढ़ने में सक्षम नहीं है, उनके लिए पालकी, पिट्ठू व पोनी जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। इन सब की रेटें सरकार द्वारा पहले से तय की हुई होती है। पैदल यात्रा करने पर हाथ में बांस का डंडा जरूर रखें, क्योंकि इससे चलने में काफ़ी मदद मिलती है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक की 6 किलोमीटर की यात्रा पूरी तरह से चढ़ाई वाली है, जिसे पूरा करने में लगभग 4 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में थकावट होने पर आप अपने पास पहले से रखे अंकुरित चने, ड्राई फ्रूट्स व एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे यमुना जी के दर्शन की लालसा श्रद्धालुओं को थकने नहीं देती है। यमुनोत्री पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां मौजूद गर्म कुंड में स्नान जरूर करना चाहिए, जिससे थकावट दूर होकर तन मन तरोताज़ा हो जाता है। उसके बाद यमुना मैया की पूजा पाठ वे यमुना जी के दर्शन करते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यमुना जी को साड़ी भी चढ़ाते हैं। इस तरह यहाँ 1.5-2 घंटे बिताने के बाद आप अपने साथ यमुना जी का जल लेकर वापस बरकोट पहुँचना है और रात्रि विश्राम भी बरकोट में ही करना है। 4 धाम की यात्रा पैकेज टूर से ही करने में समझदारी है। पैकेज टूर में ब्रेकफास्ट, डिनर व होटल में ठहरने सहित कार या बस का भाड़ा, टोल, पार्किंग सब कुछ शामिल होता है। 4 धाम में लगभग पूरे दिन चलना पड़ता है, जिससे थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में पैकेज टूर से खाने पीने व ठहरने की कोई समस्या नहीं रहती है। पैकेज टूर के लिए हरिद्वार में बहुत सारी टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियां हैं। उनमें से एक है अद्भुत उत्तराखंड ट्रेवल्स। इनके ओनर का नाम है श्री मोहित वर्मा जी, जो बहुत ही शालीन, शिष्ट व विश्वसनीय इंसान है। यह स्वयं अपनी इस ट्रेवल कंपनी के दिल्ली स्थित हेड ऑफिस में बैठते हैं। इन्हें 4 धाम यात्रा का 15 सालों से ज़्यादा का तजुर्बा है। अगर आप भी 4 धाम या 2 धाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो निश्चिंत होकर अद्भुत उत्तराखंड ट्रेवल्स के हरिद्वार स्थित ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। मैंने भी वर्ष 2025 की 4 धाम यात्रा में से 2 धाम यात्रा श्री केदारनाथ जी व श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा का डिलक्स फैमिली पैकेज हरिद्वार के ऑफिस से 31,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लिया है, जिसमें पूरी यात्रा एसी कार, अच्छी होटलें, नाश्ता, डिनर सहित टोल व पार्किंग चार्जेस शामिल है। इस समय आप स्क्रीन पर हरिद्वार व दिल्ली स्थित अद्भुत उत्तराखंड ट्रेवल के कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं। कंपनी की वेबसाइट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस तरह से अब तक हमारी 3 दिन की यात्रा जितनी थकाने वाली रही है, चौथे दिन की यात्रा उतनी ही आरामदायक रहने वाली है। और चौथे दिन की यात्रा के लिए हमें आराम से सुबह 7-8 बजे के लगभग बरकोट से उत्तरकाशी के लिए निकलना है। ये दूरी मात्र 80 किलोमीटर की है, जो बस या कार टैक्सी द्वारा 3 घंटे में यमुना जी के किनारे किनारे होते हुए हम पहुंच जाएंगे गंगा जी के किनारे। और गंगा जी के इसी किनारे पर यानी उत्तरकाशी में आप किसी भी बढ़िया होटल में ठहर सकते हैं। अच्छे व लग्जरी टूर पैकेज वाले भी इन्हीं होटलों में ठहराते हैं। दिन में 10-11 बजे तक हम उत्तरकाशी पहुंच जाते हैं और यहां पहुंचकर हमें केवल आराम ही करना है, क्योंकि अगली सुबह लगभग 3-4 बजे तक हमें अपनी अगली यात्रा के लिए निकलना है। 5वें दिन गंगोत्री दर्शन के लिए उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर का सफ़र करना है। इसलिए 3-4 घंटे अपनी कार या बस में बैठकर सड़क किनारे सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का लुत्फ उठाना है, क्योंकि उत्तरकाशी से गंगोत्री मार्ग बेहद खूबसूरत व मनमोहक है। इस तरह 3-4 घंटे की आनंद देने वाली इस यात्रा के बाद सुबह लगभग 8 बजे हम गंगोत्री पहुंच जाते हैं। गंगोत्री में आपकी 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन चेक होता है।
उसके बाद आधा किलोमीटर पैदल चलकर हम अपने दूसरे धाम यानी गंगोत्री धाम पर आ जाते हैं, जहाँ पर गंगोत्री माता का मुख्य मंदिर बना हुआ है। इस मुख्य मंदिर के अलावा भी कई छोटे मोटे मंदिर और हैं। यहाँ दर्शन करके अपने साथ गंगा जल जरूर लेना है। गंगोत्री में 3-4 घंटे ठहर कर अपने रीति रिवाज व परंपराओं के हिसाब से मुख्य मंदिर में पूजा पाठ किया जा सकता है। विधिवत पूजा पाठ के लिए ट्रस्ट द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर पंडित जी द्वारा पूजा अर्चना का ऑप्शन भी है। गंगोत्री धाम के दर्शन व पूजा पाठ के बाद वहाँ खाने पीने के बहुत सारे अच्छे ढाबों पर दोपहर का भोजन किया जा सकता है। ध्यान रहे, टूर पैकेज में ब्रेकफास्ट व डिनर ही शामिल होता है, दोपहर का भोजन शामिल नहीं होता है। इसलिए दोपहर का भोजन आप अपने जायके के हिसाब से इन ढाबों पर आराम से कर सकते हैं। भोजन करने के बाद हमें अपनी अगली यात्रा यानी वापसी के लिए उत्तरकाशी को निकलना है, जहां हमारा रात्रि विश्राम रहेगा। दोस्तों, 4 धाम यात्रा में एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि जिस धाम की यात्रा के लिए निकलना है उसके लिए सुबह जल्दी से जल्दी यात्रा प्रारंभ कर देनी चाहिए, ताकि धाम पर सही समय पर बिना किसी परेशानी के पहुंचा जा सके। देर से निकलने पर दोपहर 12 बजे के बाद पहाड़ों पर अमूमन मौसम खराब होना शुरू हो जाता है, इसलिए सुबह जल्दी धाम पर पहुंचकर पूजा पाठ व दर्शन करके दोपहर 12 बजे तक अगली यात्रा के लिए वापसी कर लें। और ये तभी संभव है जब आप सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर यात्रा के लिए प्रस्थान कर लें। और सुबह जल्दी तभी उठा जा सकता है जब आप रात्रि विश्राम वाले दिन रात को 9 बजे तक हर हालत में सो जाएंगे। अगर आप इस दिनचर्या का पालन करते हैं तो यकीन मानिए आपकी 4 धाम की यात्रा बहुत ही अनुकूल व सुखद रहने वाली है, क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही पर्याप्त मात्रा में आराम करने का समय भी मिल जाएगा और अगली सुबह के लिए तरोताज़ा होकर समय पर तैयार रह सकेंगे। 4 धाम यात्रा का 6ठा दिन यानी केदारनाथ यात्रा, और यहीं से असल में हमारी 4 धाम यात्रा का स्ट्रगल शुरू होता है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा की 16 किलोमीटर की यात्रा बहुत ही दुर्गम व कठिन है। इसके लिए हमें सुबह जल्दी उठकर 6 बजे से पहले पहले उत्तर काशी से 250 किलोमीटर दूर सोनप्रयाग या गुप्त काशी या फाटा या सिरसी, इन सब लोकेशंस के आसपास जहां भी हमने अपनी होटल बुक करा रखी है या फिर हमारे टूर पैकेज में ठहरने की जो जगह तय की हुई है वहां पहुंचना है। ये सारी लोकेशंस 10 से 15 किलोमीटर की परिधि में ही मौजूद है। वैसे सोनप्रयाग में रुकना सबसे बेहतर विकल्प है, लेकिन यहाँ होटल मिलना इतना आसान भी नहीं है और थोड़ा महंगा भी होता है। अगर आपने इस जगह में पहले से एडवांस में होटल बुक करा रखी है तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। टूर पैकेज प्रोवाइड कराने वाली ट्रेवलिंग एजेंसियां पहले से ही अपने क्लाइंट्स के लिए इन जगहों पर होटल्स में रूम बुक करवा कर रख लेते हैं। उत्तरकाशी से सोनप्रयाग वे इसके आसपास की लोकेशंस पर पहुंचने में लगभग पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि रास्ते पर ट्रैफिक जाम और मौसम के बदलाव के चलते 250 किलोमीटर के सफ़र को पूरा करने में 12 से भी ज़्यादा घंटे का समय लग जाता है। हालांकि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ से यानी सोनप्रयाग, गुप्त काशी, फाटा या फिर सिरसी जाएंगे और यहीं पर इनमें से किसी एक जगह अपने पैकेज या हेलीकॉप्टर बुकिंग के हिसाब से रात्रि विश्राम करेंगे। केदारनाथ की 16 किलोमीटर की खड़ी यात्रा की चढ़ाई पूरी करना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है। खच्चर, पिट्ठू व पालकी से यात्रा करने के बजाय हेलीकॉप्टर से यात्रा करना ज़्यादा समझदारी वाला कदम है, लेकिन हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी हर किसी के नसीब में नहीं हो पाती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की बुकिंग केवल IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट heliYatra.irctc.co.in पर ही होती है, जो बुकिंग ओपन होने के 15 मिनट के अंदर ही पूरे स्लॉट बुक हो जाते हैं। कमोबेश यही हाल मई महीने की केदारनाथ यात्रा के लिए खोले गए स्लॉट 2 दिन पहले शुरू हुई बुकिंग के 15 मिनट के अंदर ही पूरे स्लॉट बुक हो गए थे। इसलिए सभी श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। 6ठे दिन सोनप्रयाग या इसके आसपास की जगहों पर पहुंचने के बाद वहां रात्रि विश्राम के पश्चात 7वें दिन सुबह 3 बजे उठकर सोनप्रयाग से शेयरिंग सुमो या शटल वाहनों के लिए लाइन में लगना होगा, जो सोनप्रयाग से गौरी कुंड के लिए जाती है। सोनप्रयाग से गौरी कुंड का एक साइड का किराया 50 से 60 रुपया प्रति व्यक्ति निर्धारित है। इन शटल वाहनों से गौरी कुंड पहुँचना है
और गौरीकुंड से ही केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। ध्यान रहे, 4 धाम में सबसे ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ही होती है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। सुबह 5-6 बजे गौरीकुंड पहुंचने के बाद गौरीकुंड में गर्म पानी से स्नान करके 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा की शुरुआत करनी है। केदारनाथ की यात्रा देश के किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा की तुलना में सबसे ज़्यादा कठिन व दुर्गम है। हालांकि इस यात्रा में खच्चर, पोनी, पिट्ठू व पालकी के भी ऑप्शन है, इसलिए यदि आप शारीरिक रूप से इतनी ऊंचाई चढ़ने में सक्षम नहीं हैं तो इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके चार्जेज उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले से ही निर्धारित है। 16 किलोमीटर की केदारनाथ यात्रा में पहला पड़ाव आता है जंगल चट्टी, जो गौरीकुंड से 4 किलोमीटर दूर है। इसके बाद 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आता है दूसरा पड़ाव रामबाड़ा, और इसी रामबाड़ा के आगे असल में खड़ी चढ़ाई शुरू होती है, जो लगभग 8 किलोमीटर की है। इस तरह आगे की यात्रा में छोटी लिंचोली व बड़ी लिंचोली होते हुए हमें पहुंचना है पुनी ड्रॉप पॉइंट पर। यहाँ से 2 किलोमीटर तक और चढ़ाई पर चलना पड़ता है, उसके आगे का रास्ता समतल है। इस तरह रुद्र पॉइंट व बेस कैंप से होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचना है। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले हमें दर्शन के लिए लगी कतार में लग जाना है। इस समय हमारे पास गर्म कपड़े और रेनकोट व छाता जरूर होना चाहिए, क्योंकि लंबी लंबी कतारों के चलते हमें काफ़ी देर तक खुले आसमान के नीचे खड़े भी रहना पड़ सकता है। साथ ही यहाँ ठंड भी काफ़ी होती है और पहाड़ों पर मौसम पल पल बदलता रहता है। मई जून के शुरुआती महीनों में भीड़ ज़्यादा रहने के चलते दर्शन में 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। दर्शन के बाद हमें यहीं पर रात्रि विश्राम भी करना है। 4 धामों में से केदारनाथ धाम पर होने वाली सबसे ज़्यादा भीड़ को ध्यान में रखते हुए ठहरने के लिए पहले से ही अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जो एडवांस में बुक करने पर ही उपलब्ध रहती है। केदारनाथ में ठहरने के लिए एडवांस बुकिंग की सभी श्रद्धालुओं से विशेष अपील की जाती है, क्योंकि वहां जाने के बाद आपको ठहरने के लिए कुछ भी मिलना आसान नहीं होता है, और बिना बुकिंग के लिए जो जगह ठहरने के लिए मिलती है उस जगह पर रुकना किसी भी फैमिली के लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ 4 धाम या 2 धाम की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो कंप्लीट टूर पैकेज ही लेकर जाएं, क्योंकि ऐसी जगहों पर होटल में जगह मिलना बहुत कठिन होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि हमने अपने स्तर पर कोई होटल बुक किया हो और वहाँ पहुँचने पर पता चलता है कि वो कमरा किसी और को अलॉट कर दिया गया है, क्योंकि जब कोई बंदा हमसे ज़्यादा रेट देने को तैयार हो तो कई बार होटल वाले हमारी बुकिंग रद्द करके वो कमरा ज़्यादा ऊंची रेट देने वालों को दे देते हैं, जिससे हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी सूरत में यदि हमने किसी विश्वसनीय ट्रैवल एजेंसी से टूर पैकेज ले रखा है तो इसकी संभावना नहीं रहती है, क्योंकि टूर पैकेज कंपनियों के साथ होटल वालों को तालमेल बनाकर रखना पड़ता है। इसके अलावा केदारनाथ में ठहरने के लिए बहुत सारे होटल्स मिल जाते हैं। उनमें से आगरा हाउस, मारवाड़ हाउस, बीकानेर हाउस व जयपुर हाउस प्रमुख हैं। इसके अलावा GMVN के टेंट व कोटेजेस तथा कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जिसमें नंदी बेस कैंप, हिमलोक कॉलोनी, स्वर्ग रोहिणी कोटेजेज, रुद्र कैंप व भैरव कॉलोनी है। यहाँ पर 600 रुपये एक रात का भाड़ा टेंट का एक व्यक्ति का व डोरमेट्री का 1500 रुपये प्रति व्यक्ति है। फैमिली सूट 8,000 से 10,000 रुपये में एक रात के लिए मिल जाता है। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट टेंट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। अगर आप अपना खुद का टेंट लेकर जाना चाहते हैं तो केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे आराम से अपना टेंट लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप अपना खुद का टेंट लेकर जा रहे हैं तो अपने साथ स्लीपिंग बेड, मैट व गर्म कपड़े इत्यादि पूरा सामान लेकर जाएं, क्योंकि रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ध्यान रहे, GMVN के टेंट हो या कोटेज हो या कॉलोनियाँ हो, इन सब की एडवांस बुकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राय इनकी अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है। इस तरह रात्रि विश्राम केदारनाथ धाम में करके दूसरे दिन यानी 8वें दिन सुबह 6 बजे की आरती के दर्शन करके गौरीकुंड के लिए नीचे उतरना है। और जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुँचे हैं उन्हें भी एक रात केदारनाथ बिताने के बाद अगले दिन सुबह की आरती में शामिल होकर
आराम से अपने टिकट के हिसाब से केदारनाथ पर बने हेलीपैड पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचकर रिपोर्ट करना है, ताकि सिक्योरिटी जांच की औपचारिकताएं पूरी हो सकें। यहां से हमें फाटा, सिरसी, सीतापुर या गुप्त काशी, जहां के लिए हमारा टिकट बना हुआ है तथा जिस जगह हम ठहरे हुए हैं वहां पर जाना है। हेलीकॉप्टर की यात्रा मात्र 15 से 20 मिनट की होती है। इस जगह यानी फाटा या सिरसी या गुप्त काशी, जहां हमारे ठहरने की जगह बुक है, वहां पहुंचकर रात्रि विश्राम करना है। फिर अगले दिन यानी 9वें दिन बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रा शुरू करनी है, जो लगभग 225 किलोमीटर की है। इस दूरी को बस या कार से तय करने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है, यानी एक तरह से पूरा दिन लग जाता है और शाम तक बद्रीनाथ पहुंच पाते हैं। इस प्रकार शाम को लगभग 5 से 6 बजे बद्रीनाथ पहुंचने पर वहां बने गर्म कुंड में स्नान करके फ्रेश होकर आज ही श्री बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि रात को दर्शन के समय भीड़ कम रहती है। गंगोत्री धाम की तरह बद्रीनाथ धाम की भी ये विशेषता है कि यहाँ पर भी 1 से आधा किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि मुख्य मंदिर मेन रोड से वेल कनेक्टेड है। इस प्रकार आज का रात्रि विश्राम यहीं श्री बद्रीनाथ धाम में ही रहेगा। अगले दिन यानी 10वें दिन फिर दोबारा बद्रीनाथ मंदिर में श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करके माना गांव के लिए साइट सीन के तौर पर जा सकते हैं और वहां से रिटर्न के लिए रुद्रप्रयाग या जोशीमठ या इसके आसपास रुक सकते हैं। रुद्रप्रयाग रुकना ठीक रहेगा, जिसकी बद्रीनाथ से दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। ध्यान रहे 10वें दिन बद्रीनाथ से सीधे हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि ये दूरी 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसलिए 10वें दिन रुद्रप्रयाग में रुकना समझदारी वाला कदम रहेगा। उसके बाद अगले दिन यानी 11वें दिन रुद्रप्रयाग से हरिद्वार के लिए निकलना है, जो लगभग 160 किलोमीटर की दूरी है। कुल मिलाकर इस 4 धाम की यात्रा के लिए आपको कम से कम 13 से 14 दिनों का समय मानकर चलना है, क्योंकि 2 दिन आपके घर से हरिद्वार व हरिद्वार से आपके घर के लिए लग जाते हैं। लेकिन अगर आप 4 धाम की पूरी यात्रा हेलीकॉप्टर से ही करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देहरादून पहुंचना होता है, जहां से एक दिन में चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम की यात्रा हो जाती है। 2 दिन देहरादून आने व जाने में लग जाते हैं। इस प्रकार 6 दिनों में चारों धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से पूरी हो जाती है। अगर आपको चारों धाम की यात्रा बस या कार से करनी है, मगर केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से करनी है, तो इसके लिए फाटा, सिरसी व गुप्त काशी में हेलीपैड बने हुए हैं। इन तीनों जगहों से हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ जाने व केदारनाथ से वापस फाटा या सिरसी या गुप्त काशी आने का दोनों तरफ का किराया इस समय आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ध्यान रहे, हेलीकॉप्टर की बुकिंग केवल और केवल IRCTC की वेबसाइट heliYatra.irctc.co.in पर ही करें। इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारांश में अगर 4 धाम की यात्रा पर एक नज़र डालें तो पहले दिन हरिद्वार में रात्रि विश्राम करेंगे, दूसरे दिन हरिद्वार से बरकोट जाएंगे और बरकोट में रात्रि विश्राम करेंगे, तीसरे दिन बरकोट से यमुनोत्री जाएंगे और वापस यमुनोत्री से बरकोट आकर बरकोट में रात्रि विश्राम करेंगे। चौथे दिन बरकोट से उत्तर काशी जाएंगे और उत्तर काशी में रात्रि विश्राम करेंगे। 5वें दिन उत्तर काशी से गंगोत्री जाएंगे और वापस गंगोत्री से उत्तर काशी आकर उत्तर काशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 6ठे दिन उत्तर काशी से सोनप्रयाग या गुप्त काशी या फाटा या फिर सिरसी जाएंगे और यहीं पर अपने पैकेज या हेलीकॉप्टर बुकिंग के हिसाब से रात्रि विश्राम करेंगे। 7वें दिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड व गौरीकुंड से केदारनाथ जाएंगे और केदारनाथ में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 8वें दिन केदारनाथ से गौरीकुंड होते हुए सोनप्रयाग या गुप्त काशी या फाटा या सिरसी, जहाँ पर हमारा पहले से होटल बुक है, वहाँ आना है और यहीं पर रात्रि विश्राम करना है। 9वें दिन सोनप्रयाग या उसके आसपास जहाँ भी ठहरे हुए हैं, जैसे गुप्त काशी, फाटा या सिरसी, यहाँ से बद्रीनाथ जाएंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। 10वें दिन बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग आएंगे और यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे और आखिरी दिन यानी 11वें दिन रुद्रप्रयाग से हरिद्वार आ जाएंगे। जो श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा में 7वें दिन केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से करेंगे, उन्हें टाइम स्लॉट के हिसाब से 1 घंटा पहले
हेलीपैड पर पहुंचना होगा। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद 15 मिनट में केदारनाथ धाम पहुंचा जा सकता है। अगर आपकी हेलीकॉप्टर से रिटर्न टिकट सेम डे की है तो इस पूरी यात्रा में आपका एक दिन बच जाता है, और रिटर्न टिकट अगले दिन का है तो चार धाम यात्रा में वो ही पूरे 11 दिन ही लगने वाले हैं। वैसे बेहतर होगा कि आप रात्रि विश्राम केदारनाथ में जरूर करें, ताकि अगले दिन अल सुबह 3-4 बजे गर्भगृह में शिवलिंग की पूजा अर्चना व सुबह 6 बजे की आरती में शामिल हो सकते हैं। ध्यान रहे, रास्ते में आपने जो यमुनोत्री जी से और गंगोत्री जी से जो जल लिया था, उस जल को यहाँ केदारनाथ के गर्भगृह में शिवलिंग पूजा के दौरान जो आचार्य जी के सानिध्य में आप पूजा पाठ करेंगे, उस समय उस जल को शिव अभिषेक के रूप में काम में ले सकते हैं। इस पूरी यात्रा में अगर हम देखें तो आप 2 रात बरकोट में, 2 रात उत्तर काशी में, 2 रात सोनप्रयाग में या गुप्त काशी में या फाटा में या सिरसी में, 1 रात केदारनाथ में, 1 रात बद्रीनाथ में वे 1 रात रुद्रप्रयाग या श्रीनगर में रुकते हैं। केदारनाथ यात्रा का 4 धाम यात्रा में सर्वाधिक महत्व है। हर शैव संप्रदाय या शिव भक्त की ये इच्छा होती है कि जीवन में एक बार केदार बाबा के दर्शन अवश्य करें। अगर आप अपनी खुद की कार से 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं तो ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बहुत कम संकरी सड़कों पर वाहनों को निकालना होता है। ऐसे में बिना अनुभव के ये यात्रा जोखिम भरी हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप 4 धाम या 2 धाम की यात्रा जो भी करना चाहते हैं वो बस या कार टैक्सी या टूर पैकेज के माध्यम से ही करें, ताकि बिना किसी टेंशन के निश्चिंत होकर यात्रा का लुत्फ उठाया जा सके। यात्रा के दौरान आप अपने साथ गैर ज़रूरी व फालतू सामान बिल्कुल न रखें, लेकिन ज़रूरी सामान भी साथ में रखना हरगिज़ न भूलें, वरना इस ज़रूरी सामान के अभाव में आपकी यात्रा तकलीफदेह हो सकती है। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर ज़रूरी सामान की जो लिस्ट देख रहे हैं, उसके हिसाब से ये सामान अपनी यात्रा में साथ में लेकर ज़रूर चलें। मैं सामान की इस लिस्ट को फटाफट पढ़कर सुना देता हूँ। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व आधार कार्ड। नंबर 2 कैश यानी रोकड़ रुपये। नंबर 3 जरूरी दवाइयाँ। चौथा मोबाइल चार्जर। 5वां पावर बैंक। 6ठा गर्म कपड़े। 7वां रेन कोट। 8वां छाता। 9वां अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स या ट्रेक शूज। 10वां ड्राई फ्रूट्स व स्नैक्स। 11वां गर्म पानी की बोतल। 12वां यात्रा वाली जगह का ऑफलाइन मैप। 13वां ग्लूकोन डी या एनर्जी ड्रिंक या नींबू की शिकंजी। 14वां सनस्क्रीन या धूप का चश्मा। 15वां टूर पैकेज, हेलीकॉप्टर व होटल बुकिंग के कागजात। ये कुल 15 आइटम्स अपने साथ लैपटॉप बैग या पिट्ठू बैग में ज़रूर कैरी करें। बहुत सारे लोगों को हाइट की वजह से मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। उनके लिए सभी जगहों पर वाजिब रेट में ऑक्सीजन सिलेंडर व उत्तराखंड सरकार की तरफ से फ्री मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध रहती है। अब बात कर लेते हैं इस यात्रा के बजट की। यदि आप चारों धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से ही करना चाहते हैं तो खाने पीने की अच्छी होटल्स व ठहरने के लिए इन होटल्स की बुकिंग व हेलीकॉप्टर का किराया सहित सारा खर्चा एक व्यक्ति का लगभग 3 लाख रुपया मानकर चलना चाहिए। यदि आप सरकारी बस व सस्ती होटलों या धर्मशालाओं में ठहरकर 4 धाम की यात्रा पूरी करना चाहते हैं तो हरिद्वार से वापसी हरिद्वार तक का कुल खर्चा एक व्यक्ति का लगभग 15,000 रुपये मानकर चलना चाहिए। वहीं किसी रिलायबल ट्रेवल एजेंसी से बस के साथ 9 रात व 10 दिन का टूर पैकेज लेते हैं तो 20 से 25,000 रुपये का पैकेज मिल जाता है। अगर आप इन्हीं ट्रेवल एजेंसियों से कार टैक्सी, जिसमें डिजायर कार, इनोवा, अर्टिगा, किया जैसी लग्जरी गाड़ियों से 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो 9 रात व 10 दिन का यही टूर पैकेज 25 से 35,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिल जाता है। ध्यान रहे, ये सभी टूर पैकेज नॉन एसी के हैं। एसी कार के साथ टूर पैकेज की कॉस्ट इसी हिसाब से बढ़ जाती है, जो लगभग 40 से 45,000 रुपया प्रति व्यक्ति हो जाता है। मैंने भी 2 धाम श्री केदारनाथ जी व श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा का पैकेज अद्भुत उत्तराखंड से लिया है, जो डिलक्स यानी लग्जरी पैकेज है, जो नोएडा से केदारनाथ व बद्रीनाथ तथा वापसी नोएडा की है, जो 31,000 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ा है। पूरी यात्रा में एसी कार व अच्छी होटल्स में स्टे, ब्रेकफास्ट व डिनर इंक्लूड है। अगर आप भी अपने मित्रों या फैमिली के साथ 4 धाम
या 2 धाम की आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो अद्भुत उत्तराखंड ट्रेवल कंपनी, जिसका एक ऑफिस हरिद्वार में व हेड ऑफिस दिल्ली में है, उनसे बात कर सकते हैं। इस समय आप स्क्रीन पर अद्भुत उत्तराखंड ट्रेवल कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर व वेबसाइट एड्रेस देख रहे हैं। वेबसाइट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड पैकेज से लेकर डिलक्स पैकेज मिल जाएंगे। क्योंकि 4 धाम यात्रा में पैकेज टूर के मामले में अद्भुत उत्तराखंड नाम की ये ट्रेवल कंपनी सबसे विश्वसनीय व भरोसेमंद ट्रेवल एजेंसी है। जो लोग एडवेंचर के लिहाज से स्कूटी या बुलेट मोटरसाइकिल से 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें एडवांस में अपने प्लान के हिसाब से होटल्स बुक करके रखनी चाहिए। स्कूटी या मोटरसाइकिल से 4 धाम की यात्रा पर कुल खर्चा एक व्यक्ति पर 20 से 22 हज़ार रुपये आता है, जबकि इसी लागत में किसी ट्रेवल एजेंसी से बस या टेम्पो ट्रेवल के मार्फत 4 धाम की यात्रा पूरी की जा सकती है। ऐसी सूरत में 2 व्हीलर से 4 धाम की यात्रा करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इसके अलावा 2 व्हीलर राइडिंग रिस्क भरा काम होता है। पहाड़ों के दरकने, बरसात से होने वाले कीचड़ व सड़कों पर खड्डों से 2 व्हीलर चलाना काफ़ी जोखिम भरा रहता है। इसके अलावा रास्ते में बारिश व ठंड की वजह से भी 2 व्हीलर की यात्रा ज़्यादा सेफ नहीं रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जाम से निजात ज़रूर मिल जाती है, लेकिन कॉस्ट वाइज ये ऑप्शन सही नहीं है। फाइनली एक आदमी का बजट औसतन 25 से 30 हज़ार रुपये के हिसाब से मानकर ही प्लान बनाना चाहिए और इस 4 धाम यात्रा के लिए कम से कम 12 से 13 दिन मानकर ही चलना चाहिए। यदि प्रकृति साथ दे तो ये यात्रा इतनी कठिन भी नहीं होती है। 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष में से चौथे पुरुषार्थ की कामना पूर्ति के लिए की जाने वाली इस धार्मिक यात्रा के आनंद का एक अलग ही अनुभव होता है। रास्ते भर प्राकृतिक दृश्यों का लुत्फ व मोक्ष प्राप्ति का भाव पूरी यात्रा को सहज, सरल व उत्साह से भर देता है। आप सभी की 4 धाम यात्रा सुरक्षित, सुखद व मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपने दोस्त एस्ट्रो DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक व महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव।